की घोषणा की गई है उसकी तैयारी करने के लिए बुलाई गई है। जैसा मैंने 11 और 12 तारीख की नागपुर की राष्ट्रीय जनरल बॉडी मीटिंग में कहा, पहले मैं कहा करता था जितनी बड़ी पब्लिसिटी उतना बड़ा भारत बंद, मगर नागपुर की मीटिंग में एक और बात मैंने कही, जितनी बड़ी तैयारी उतना बड़ा भारत बंद। तो अब भारत बंद करने के दो तरीके हैं, जितनी बड़ी पब्लिसिटी उतना बड़ा भारत बंद, और जितनी बड़ी तैयारी उतना बड़ा भारत बंद। तो 10 दिन में तैयारी करने के लिए जो भी हम लोगों को मौका मिलता है उसका उपयोग करना चाहिए और पब्लिसिटी का उपयोग करना चाहिए ताकि हम लोग भारत बंद कर सकें। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं, ये जानना और समझना बहुत जरूरी है कि यह भारत बंद SC ST OBC के माइनॉरिटी के किसी भी मुद्दे के लिए भारत बंद नहीं है। इसलिए मैं तमाम प्रकार के सामाजिक समूहों के संगठनकर्ता लोगों को ये अनुरोध करता हूं कि वो मुद्दे उसमें शामिल करने की बात ना करे, उससे डायवर्जन हो जाएगा, इससे सतर्क रहे। ये जो मुद्दा है वो भारत की एकता और अखंडता तोड़ने की साजिश की गई और इस तोड़ने की साजिश को विफल करने के लिए यह भारत बंद किया गया है। तो इस बात को मैं थोड़ा आप लोगों को समझाना चाहता हूं। 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई। चटर्जी, मुखर्जी, बनर्जी, गोखले, तिलक, आगरकर, इन ब्राह्मणों ने कांग्रेस की स्थापना की। और जब इसके सबसे बड़े नेता हुए बाल गंगाधर तिलक, वो भी इस आंदोलन में धार्मिक मुद्दों को शामिल करने का काम करते थे। मगर जब ये नेतृत्व गांधी जी के नेतृत्व में आया तो उन्होंने सारे आजादी के आंदोलन को ही धार्मिक तरीके से अपनाने का काम शुरू किया। वो अपने सभा को प्रार्थना सभा बोलते थे, अपने आंदोलन को आंदोलन नहीं बोलते थे, सत्याग्रह बोलते थे। वो रघुपति राघव राजा राम वाला धुन गाते रहते थे। इससे दुखी होकर मोहम्मद अली जिन्ना जो कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे वो अलग हो गए। ये इतिहास है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, ये जानकारी होना जरूरी है। तो गांधी और नेहरू ने धार्मिक ध्रुवीकरण का सहारा लिया। इसका परिणाम ये हुआ कि 14 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन, धार्मिक ध्रुवीकरण के नतीजे का यह परिणाम हुआ कि भारत का विभाजन हो गया। 37 को जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का चुनाव हुआ तो कई राज्यों में मुस्लिम लीग की सरकारें बनी। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने भारत विभाजन का राग अलापना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको आजादी का आंदोलन ब्राह्मणों का वर्चस्व स्थापित करने के लिए करना था। जब कई राज्यों में मुसलमानों की सरकारें आई तो अब उनको लगा कि यदि मुसलमानों को 33% रिप्रेजेंटेशन दिया गया और SC ST OBC के लोग, SC ST को 22.5% राजनीतिक अधिकार दिए गए तो ये 55.5% हो जाएंगे और बाकी माइनॉरिटी के 4-5 लोगों को अगर उनकी संख्या के अनुपात में अधिकार दिए गए तो ये 60% हो जाएंगे। तो ब्राह्मणों के लिए हिस्सा बचता है 40%। तो 40% सीटों पर 100% कब्जा करके भी कांग्रेस के द्वारा ब्राह्मण अपना वर्चस्व स्थापित नहीं कर सकते थे। इसलिए जवाहरलाल नेहरू ने भारत के विभाजन का मामला शुरू कर दिया। परिणामतः 14 अगस्त 47 को भारत का विभाजन हो गया धार्मिक ध्रुवीकरण की वजह से। अब RSS और बीजेपी धार्मिक ध्रुवीकरण के मुद्दे पर ही काम कर रही है और इस धार्मिक ध्रुवीकरण का 2-3 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं।
हमारे तमाम लोगों को, हमारे तमाम कार्यकर्ताओं को समझना होगा, ये बात बहुत ज्यादा गंभीर किस्म की बात है। ये धार्मिक ध्रुवीकरण में यदि बामसेब के सिद्धांत को समझने की कोशिश करें कि हम लोग एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोगों को इकट्ठा करना चाहते हैं, और समझने के लिए ध्यान रखें कि अगर हम लोग थोड़ी देर के लिए समझने के लिए मुसलमान का मुद्दा विचार करने के लिए अलग रखें, तो एससी, एसटी, ओबीसी के लोगों को जगाकर जोड़ने का हमारा ट्रस्ट एरिया है। अगर हम इसको इकट्ठा करते हैं तो इनकी संख्या 74.5% होती है। इसका परिणाम ये होता है कि अगर ये लोग अलग से संगठित हो जाते हैं तो ब्राह्मणों का वर्चस्व पूरी तरह से खत्म हो सकता है। एक पहलू समझना जरूरी है। यदि मामला हिंदू मुसलमान का खड़ा कर दिया जाए, अगर मामला हिंदू मुसलमान का खड़ा कर दिया जाए और इसके लिए धार्मिक ध्रुवीकरण का मुद्दा खड़ा कर दिया जाए, तो धार्मिक ध्रुवीकरण का मुद्दा खड़ा करने का एकमात्र तरीका यह है मुसलमानों को टारगेट किया जाए। जब मुसलमानों को टारगेट किया जाएगा तो स्वाभाविक रूप से मुसलमान के समर्थन में तो एससी, एसटी, ओबीसी नहीं आएगा। मुसलमानों को यह बात समझना बहुत जरूरी है कि अगर ब्राह्मण अकेले, आरएसएस अकेले, बीजेपी अकेले हिंदू मुसलमान का मामला खड़ा करना चाहती है तो भी वो खड़ा कर नहीं सकती जब तक उसमें मुसलमान शामिल ना हो। जब मुसलमान उसमें शामिल हो जाता है तब वो हिंदू मुसलमान का मामला बनाने में आरएसएस, बीजेपी को कामयाबी मिलती है। जब हिंदू मुसलमान का मामला खड़ा हो जाता है तो मैं मुस्लिम भाइयों को अनुरोध करना चाहता हूं कि इस बात को समझने की कोशिश करें कि अगर हिंदू मुसलमान का मामला खड़ा हो जाए तो एससी, एसटी, ओबीसी के जो लोग हैं वो मुसलमानों के समर्थन में कैसे खड़े होंगे? आपकी प्रयास की वजह से एससी, एसटी, ओबीसी के लोगों को बड़े आसानी से आरएसएस, बीजेपी के लोग अपने पाले में खींचने में कामयाब हो जाते हैं। ये सबसे बड़ा खतरा है। तो आरएसएस, बीजेपी के लोग हिंदू मुसलमान का मामला ही खड़ा करते हैं और उसमें मुसलमानों को टारगेट करते हैं और टारगेट करने के लिए मुद्दे उठाते रहते हैं। और जब मुसलमान शांत रहते हैं तो मुसलमानों को खिजाने के लिए कोई ऐसा भावनात्मक मुद्दा उछाल देते हैं जैसा नुपुर शर्मा ने उठाया, तो मामला सारे देश भर में हिंदू मुसलमान का खड़ा हो जाता है। आरएसएस और बीजेपी के लोग और जो इस देश की ब्राह्मण शक्ति है वो क्या करते हैं? वो हिंदू मुसलमान का मामला खड़ा करने की कोशिश करते हैं और मुसलमानों को कॉर्नर करते हैं। जब मुसलमानों को कॉर्नर करते हैं तो मुसलमानों को एक साइड में ढकेल देते हैं। जब वो मुसलमानों को एक साइड में ढकेल देते हैं तो देश में विभाजन के हालात पैदा हो जाते हैं। ऐसे ही हालात आजादी के आंदोलन में पैदा हुए थे गांधी और नेहरू की वजह से, और उसका परिणाम यह हुआ कि भारत का विभाजन हो गया। और आज भी इसी तरह के हालात पैदा करने का काम आरएसएस और बीजेपी के लोग कर रहे हैं। और आरएसएस और बीजेपी के लोग अपने आप को राष्ट्रवादी भी कहते हैं, मगर ये काम तो तोड़ने का है। ये तोड़ने का काम करने वाले जो लोग हैं वो राष्ट्रवादी कैसे हो सकते हैं? अगर वो हिंदू मुसलमान को जोड़ने का काम करते तो अपने बचाव में वो राष्ट्रवाद की बात कर सकते थे। वैसे हिंदू मुसलमान को जोड़ने का काम कम से कम प्रचार में तो गांधी नेहरू करते थे, और जब गांधी नेहरू करते थे तो वो हिंदू के पाले में एससी, एसटी, ओबीसी को अपने अकाउंट में जमा कर लेते थे, और अधिकार देने का मामला आता था तो सारे के सारे अधिकार ब्राह्मणों के हिस्से में आ जाता था। 1885 को चटर्जी, मुखर्जी, बैनर्जी, गोखले, तिलक, आगरकर नाम के ब्राह्मणों ने कांग्रेस नाम का संगठन बनाया 1885 को, मगर 15 अगस्त 47 को देश का प्रधानमंत्री बना वो भी ब्राह्मण ही था। यानी कांग्रेस की स्थापना करने वाले भी ब्राह्मण
और देश का प्रधानमंत्री बनने वाला भी ब्राह्मण। उदाहरण के लिए बता रहा हूं ताकि बात समझ में आ जाए। देखो, ब्राह्मणों का वर्चस्व स्थापित करने के लिए आंदोलन था, ये तो सबूतों के साथ बताया जा सकता है। ये लोगों को पता ना चले कि ये ब्राह्मणों को वर्चस्व स्थापित करने का आंदोलन है, इसलिए जवाहरलाल नेहरू ने इसको छुपाने के लिए समाजवाद का सहारा लिया, सेकुलरिज्म का सहारा लिया। टिकटे वो 60% ब्राह्मणों को ही देते रहे, मगर प्रचार समाजवाद का करता रहा, प्रचार सेकुलरिज्म का करता रहा, आधुनिक भारत के निर्माता का करता रहा है, बच्चों के चाचा होने का प्रचार करता रहा। मगर व्यवहार में ब्राह्मणों को 60% टिकटे बांटने का काम करता रहा। ये डॉक्यूमेंट के आधार पर, सबूतों के आधार पर बोल रहा। तो हिंदू मुसलमान की जो थ्योरी है, ये ब्राह्मणों का वर्चस्व निर्माण करने की और SC ST OBC के लोगों को गुलाम बनाने की थ्योरी है, सिद्धांत है। मगर जब मुसलमानों को कॉर्नर किया जाता है, जब मुसलमानों को अलग करके ढकेला जाता है, कॉर्नर करके अलग ढकेला जाता है, तो देश में विभाजन के हालात पैदा होते हैं। जब देश में विभाजन के हालात पैदा हो जाते हैं, जैसे पहले हुए थे, उसका परिणाम 14 अगस्त 47 को भारत विभाजन में हुआ। और RSS और बीजेपी के द्वारा जब ये लोग इसी तरह के हालात पैदा कर रहे हैं, तो फिर दोबारा देश के विभाजन के हालात पैदा हो गए और आम मुसलमान, साधारण मुसलमान, पहली बार ऐसा हुआ कि साधारण मुसलमान, जनरल मुसलमान इस मुद्दे पर अपने आप को सबसे ज्यादा असुरक्षित महसूस कर रहा है। और ये जो असुरक्षा है, ये असुरक्षित होने की जो भावना है, ये भारत में विभाजन के हालात पैदा करने का सबसे बड़ा सबूत है। और ये काम RSS और बीजेपी के लोग कर रहे हैं। ब्राह्मणों का जो राष्ट्रवाद है, क्योंकि एक बात हमको समझने की जरूरत है, ब्राह्मण DNA के अनुसार विदेशी है, तो किस मापदंड में वो राष्ट्रवादी हो सकता है जो विदेशी है? अगर ब्राह्मणों को राष्ट्रवादी माना जाए तो फिर अंग्रेज भी राष्ट्रवादी हो सकते थे। तो ब्राह्मणों ने अंग्रेजों को भगाने का आंदोलन क्यों किया? अंग्रेजों ने ये पाखंड खड़ा करने की कोशिश नहीं की कि हम भी राष्ट्रवादी हैं, वो चले गए। ब्राह्मण लोग यहां केवल रहना ही नहीं चाहते, बल्कि अपना वर्चस्व बनाए रखना चाहते हैं। और वर्चस्व बनाए रखने के लिए राष्ट्रवाद के सिद्धांत का सहारा ले रहे हैं। ये राष्ट्रवाद मूल निवासी बहुजनों को गुलाम बनाने का षड्यंत्र है। दूसरा, मूल निवासी बहुजनों का जो राष्ट्रवाद है वो क्या है? ये मूल निवासी बहुजनों का राष्ट्रवाद समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण करने वाला राष्ट्रवाद है, जिसमें सभी प्रकार के जाति समूहों को और सभी प्रकार के धर्म को मानने वाले लोगों को बाबा साहब आम्बेडकर के द्वारा प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, जो ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा हुआ है, उसको आधार बनाकर निर्माण करने वाला राष्ट्रवाद या राष्ट्र को निर्माण करने वाला राष्ट्रवाद, हम मूल निवासी बहुजन उस राष्ट्रवाद को मानते हैं। ये जोड़ने वाला राष्ट्रवाद है, ये तोड़ने वाला राष्ट्रवाद नहीं है। तो RSS बीजेपी का राष्ट्रवाद ये तोड़ने वाला है। तोड़ने का हालात भयंकर रूप से तैयार हो गए हैं। ज्यादा गंभीर बात क्या है? इंटरनेशनल लेवल पर मुस्लिम कंट्री के लोग पहली बार सारे के सारे इकट्ठा हो गए। ऑयल प्रोडक्ट करने वाली जो जितनी भी मुस्लिम कंट्रियां हैं, लगभग 57 देशों के लोगों ने रेजोल्यूशन पास किया। तो देश को तोड़ने के लिए ये हालात RSS बीजेपी की वजह से पैदा हुए। नुपुर शर्मा को भारतीय जनता पार्टी ने निकाला, मगर उसने अपराध किया था। अपराध के विरोध में तो होम डिपार्टमेंट को उसके खिलाफ केस दायर करना चाहिए था, मगर बहुत दिनों तक उन्होंने केस दाखिल नहीं किया। जब हम लोगों ने दो चीजों का फर्क बताया, भारत में किसी ने भी ये फर्क नहीं बताया, किसी मुस्लिम लीडर ने भी ये फर्क नहीं बताया। कौन सा फर्क? भाजपा की कार्रवाई सरकार की कार्रवाई नहीं है,
भाजपा की कार्रवाई उसको पार्टी से निकालने की कार्रवाई है, मगर उसने इंडियन पीनल कोड का दो धर्मों के बीच में झगड़ा पैदा करने का 153A, ये जो बहुत बड़ा धार्मिक तेढ़ निर्माण करने का काम किया बयान देकर, ये गैर जमानती अपराध है। अगर नुपुर शर्मा को अरेस्ट किया जाए तो जमानत नहीं मिलेगी, कानून के जानकारों को पूछ लिया जाए, ये गैर जमानती अपराध है। मगर सरकार ने उसके खिलाफ इस तरह कोई ये दाखिल नहीं किया। उसने कहा, नवीन कुमार जिंदल ने कहा कि हमको धमकियां आ रही है, तो उनका धमकियों का आरोप आधार बनाकर सरकार ने उनको प्रोटेक्ट करने के लिए एफआईआर दाखिल कर दिया। नुपुर शर्मा ने जो अपराध किया उसके लिए नुपुर शर्मा को केवल पार्टी से निकाला, उसके खिलाफ अपराध स्थापित नहीं किया। जो बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं वो बहुत महत्वपूर्ण है। इससे क्या हुआ, इससे देश में विभाजन के हालात पैदा हो गए। रूल ऑफ लॉ माना नहीं जा रहा है, संविधान को नहीं माना जा रहा है, कानून को नहीं माना जा रहा है। सारे नागरिकों को इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन बराबरी का अधिकार दिया गया, वो नहीं माना जा रहा है। इसने देश के हालात विभाजन के दिशा में आगे बढ़ा दिए। इसलिए ये जो विभाजन के हालात है, मैं वाम से भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा और राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के तमाम कार्यकर्ताओं को ये बात बताना चाहता हूं कि ये मुद्दे शामिल करने का मामला नहीं है। ये भारत को एकता और अखंडता का जो षड्यंत्र है, तोड़ने का जो षड्यंत्र है, उस षड्यंत्र को विफल करने के लिए, इस तोड़फोड़ को विफल करने के लिए भारत बंद है। ये मूल निवासियों का, राष्ट्र मूल निवासियों को पहल करके ही बचाने का मामला है। इसमें सबसे ज्यादा SC ST OBC के लोगों को, और जो अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग हैं, उनके अलावा जो लोग हैं, उन सारे लोगों को मिलकर ये काम करने की जरूरत है। देश की एकता और अखंडता को बचाने के लिए और इस तोड़फोड़ को रोकने के लिए हम लोगों को पूरी ताकत लगानी चाहिए। कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं कि बहुत कम समय है। हम लोगों को भारत बंद करने का बहुत लंबा तजर्बा है, काफी लंबा तजर्बा है, बाकायदा हमारे पॉइंट बने हुए हैं। और फिर टेस्ट का समय है कि हमने इतने साल लगाकर इतना बड़ा विशाल संगठन खड़ा किया, तो हमारे पास संगठन का नेटवर्क है। इस नेटवर्क का हमको उपयोग करना चाहिए। और अगर हम नेटवर्क का ही उपयोग करें, जैसे मैं कह रहा हूं, जितनी बड़ी पब्लिसिटी उतना बड़ा भारत बंद, इसका उपयोग करो। दूसरा, तैयारी करो, हर इंडिविजुअल कार्यकर्ता को लगाओ काम पर। भौगोलिक क्षेत्र और सोशल नेटवर्किंग के लोगों को सोशल नेटवर्किंग का क्षेत्र लगाओ। 1,20,000 सेंटर बनाए जा सकते हैं, वो करो। तो इसमें भारत बंद हम लोग कर सकते हैं और बड़े पैमाने पर कर सकते हैं। तो ये भारत बंद जो है, SC ST OBC के लोगों को मुद्दे शामिल करने का मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा भारत की एकता और अखंडता को बचाने का है। ये बहुत अलग मुद्दा है। कुछ लोग कहते हैं कि बार बार भारत बंद करना ठीक नहीं है। सोशल मीडिया में कुछ लोग ऐसा सलाह दे रहे हैं। सोशल मीडिया में थैले की अकल ना रखने वाले लोग भी लिखते हैं, जिन्होंने चवन्नी का डोनेशन नहीं दिया वो भी लिखते हैं, जिनको संगठन का स समझ में नहीं आता वो भी लिखते हैं। बहुत सारे सोशल मीडिया में गधे लोग लिखते रहते हैं। हमने जिंदगी लगाई, संगठन इतना विशाल संगठन बनाया, तो अचार डालने के लिए बनाया क्या संगठन? ये जो इतना विशाल संगठन हमने बनाया और 3-3 बार भारत बंद करके अजमाया, अचार डालने के लिए बनाया क्या संगठन? अचार डालने के लिए तो नहीं बनाया, अजमाने के लिए बनाया। तो अजमाओ, जितना कर सकते हैं
उतना करो। और हमें केवल सोशल मीडिया में सलाह देने वाले लोग जो है उनकी तरफ ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जब हाथी चलता है ना तो कुत्ते भौंकते ही रहते हैं। आपने कभी सुना हाथी ने कुत्तों की तरफ देखा मुड़कर? हाथी कभी मुड़कर कुत्ते की तरफ देखता नहीं है। आप लोगों को भी हाथी का गुण धारण करना चाहिए। लोग बोलते रहते हैं। और जब हम भारत बंद करेंगे, भारत बंद बड़े पैमाने पर होगा, तो वही लोग बोलेंगे यार हमने तो नहीं सोचा था कि इतना बड़ा होगा, मगर हो गया। इसका कारण यह है कि वो संगठन के बाहर के लोग हैं, उनको किसी प्रकार की कोई संगठित कार्य करने का तजर्बा नहीं है, अनुभव नहीं है। उनकी बातों की तरफ ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। हमें हमेशा अपने लक्ष्य को ध्यान में रखना। मुझे मालूम है ना, मैं सारे देश की डाटा मेरे पास है। सोशल मीडिया में मैं लिखता हूं? नहीं लिखता हूं। सोशल मीडिया में बताता हूं? नहीं बताता हूं। मुझे मालूम है ना सारे देश भर में सारा देश का डाटा कहां किधर कौन क्या कर रहा है। 567 जिलों का डाटा तो मेरे पास है। हम लोग भारत बंद कर सकते हैं, हमारे पास तजर्बा है। तो हम लोग अपनी भारत बंद, जो मुद्दों के आधारित भारत बंद है, वो अक्टूबर में होगा। ओबीसी की जातीय आधार गिनती का मुद्दा चौधरी विकास पटेल जी को अनुरोध है मेरा कि वो भारत बंद करे। तो वो संभवतः उन्होंने मुझे बताया कि वो अक्टूबर में करने वाले हैं या नवंबर में करने वाले हैं। तो हम उनका समर्थन करेंगे, उसमें मुद्दे आएंगे। अभी भारत की एकता और अखंडता को जिन्होंने दांव पर लगाया, उस दांव पे को विफल करने के लिए हम लोगों ने भारत बंद किया है। हम किसी भी हालत में भारत को अब तोड़ने नहीं देंगे। उस समय हमारे पास जब 14 अगस्त 47 को भारत के टुकड़े हुए, तब हमारे हाथ में नेतृत्व नहीं था। अब हम बिल्कुल इंच भर तोड़ने नहीं देंगे ब्राह्मणों को, भारत को। उनको बचाने के लिए, उनकी सुरक्षा करने के लिए, क्योंकि उनकी मातृभूमि तो है नहीं भारत, वो तो विदेशी एलिमेंट है, वो तो फॉरेन एलिमेंट है। अगर भारत के टुकड़े होते हैं तो उनको दुख दर्द नहीं होता है, तो स्वाभाविक है, क्योंकि वो भारतीय है नहीं। हम लोग हैं भारतीय, हम लोग हैं मूल निवासी, ये देश हमारा है। इसलिए इस देश को बचाने की जिम्मेदारी भी दूसरों के मुकाबले में हमारी है। हम लोग कोशिश करें। तो मैं आशा करता हूं कि आप इस पर कंसंट्रेट करें। मैं ज्यादा लंबी बात नहीं कहना चाहता हूं। अगर कुछ बातें रह गई हो, आपको जानकारी पूरी तरह से नहीं मिली हो मेरी तकरीर में, मेरे भाषण में या मेरे संबोधन में, तो आप सवाल पूछ सकते हैं, मैं जवाब दूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद सर। हाँ शास्त्री जी, सवाल जवाब चल। जी, जो भी साथी जुड़े हुए हैं इस वर्चुअल मीटिंग में, और 25 जून 2022 को भारत बंद के लिए जो आह्वान किया गया है, उस संदर्भ में साहब ने जो भी बातें बताई, और कुछ बातें जिन लोगों को नहीं समझ में आई वो सवाल जवाब कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं, साहब उसका जवाब देंगे। एक एक करके लोग अपना सवाल पूछ सकते हैं। सर जय मूल निवासी। हाँ, मेरा नाम विक्की चौधरी है, तमिलनाडु से बोल रहा हूँ। सर भारत बंद का बैनर कौन सा होगा? हाँ, भारत बंद का बैनर कौन सा? राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा सामाजिक, जिसमें हमारे तमाम ऑफशूट संगठन है, और सारे ऑफशूट संगठनों का एक ही नाम है, राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा सामाजिक। ओके सर, थैंक यू। राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा हमारे जो ऑफशूट संगठन है उसका एक नाम है, और समाज के SC ST OBC माइनॉरिटी के जो तमाम संगठन है, अगर वो इसमें शामिल होना चाहते हैं तो वो बहुजन क्रांति मोर्चा के बैनर के तहत हो सकते हैं। क्योंकि बहुजन क्रांति मोर्चा कोई संगठन नहीं है, मंच है, और ये मंच बाहरी संगठनों के लिए है। ये बात मैं पहले से बता चुका हूं। विकी? हाँ सर, सुन रहा हूँ। ओके सर। हाँ,
इस तरीके Thank you, से बहुजन क्रांति मोर्चा के तहत हर जिले में, हर तहसील में, हर ब्लॉक में, हर ग्राम पंचायत में जो अलग अलग प्रकार के संगठन है और हमारे संगठन के बाहर है, उन लोगों को इस काम के लिए जगाया जाए, जोड़ा जाए और भाईचारे में लाया जाए कि वो छोटे छोटे संगठन बड़े मकसद को पूरा नहीं कर सकते। अगर वो हमारे साथ आ जाए तो उनका भी मकसद पूरा हो जाएगा और देश का भी मकसद पूरा हो जाएगा। okay, sir. Thank you. नेक्स्ट। और किसी का कोई सवाल है? और किसी हेलो। साथी? हाँ। जी, अपना नाम बताएं। डॉक्टर मायाशंकर कौशल सर, उत्तर प्रदेश से। अरे सर, इस भारत बंद का कोई हैंडबिल भी आएगा सर? हाँ, आज रात में रेडी हो रहा है। अच्छा जी सर, कल ठीक सोशल मीडिया में शाया हो जाएगा। ठीक सर, ठीक। उसमें बहुत सारी बातें लिखी जाएगी। जी जी सर, ठीक। ये मुद्दा आधारित भारत बंद नहीं है, जी 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 ये राष्ट्रीय एकता और अखंडता को इन लोगों ने खतरे में डाला है जी जी, ठीक। और राष्ट्रवाद का सहारा लेकर और मुसलमानों को दुश्मन बताकर ये देश को खतरे में डाल रहे हैं, तोड़ने का काम कर रहे हैं, मगर प्रचार में अपने आप को राष्ट्रवादी कह रहे हैं। ये देशद्रोही लोग हैं, जी दंगा जी करना जी। पड़ेगा इनको। हाँ सर, पत्रक के द्वारा पूरा दंगा करना मैसेज पड़ेगा। लग रहा है। जी जी, ठीक सर, ओके। गौली सर, कुछ लोगों का माइक जो है अनम्यूट कर दीजिए। सवाल पूछना चाह रहे हैं लेकिन माइक अनम्यूट नहीं हो रहा है। हाँ, डॉक्टर कुमार नागेली जी सवाल पूछिए। सब लास्ट टाइम जो अपन 25 तारीख को भारत बंद किए हाँ, थे, तो तभी नेशनल मीडिया में कुछ बड़े पॉलिटिकल के और बड़े सोशल संगठन के लोग बोल रहे थे कि ये लोग हमको अप्रोच नहीं किए। अगर हमको अप्रोच किए रहते तो हम ऑफिशियली, ये लोग हमको अप्रोच नहीं किए, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा वगैरह। तो अगर हाँ, हमको अप्रोच करते हैं तो शायद से हम थोड़ा ऑफिशियली इसको सपोर्ट दे सकते थे, फिर भी हमारा समर्थन है, ऐसा बोले थे। कौन कौन बोले थे? तो ये जो थोड़ा सा नेशनल मीडिया में कुछ आया था, सब नेशनल मीडिया में कुछ पॉलिटिकल अच्छा, मैं पार्टीज के आपको लोग बताना और चाहता हूँ ऐसा, हाँ सब, ऐसा हाँ मैं बोलिए आपको सब। बताना चाहता हूँ कि मैं उन सभी लोगों को सोशल मीडिया के द्वारा अपील कर रहा हूँ। दूसरा, मैं पर्चे में भी अपील करूंगा और मैं इसके लिए वीडियो भी बनाऊंगा कि मैं सार्वजनिक रूप से आप लोगों को देश की एकता और अखंडता को खतरा पैदा किया गया, उनको रोकने के लिए आप इसमें शामिल होइए, ऐसा मैं वीडियो बना रहा हूँ। ओके साहब। और ये लोकल सार्वजनिक में रूप से जैसे, अपील करूंगा मैं उनको। ओके साहब, अभी आपके लेवल पे होगा तो ये स्टेट लेवल पे जो स्टेट ऑफिस बेरर्स मैं है, उसमें सेंट्रल लेवल से जब अपील करूंगा तो आप लोगों की जिम्मेदारी होगी कि वो अपने अपने इलाके में इस बात को आगे बढ़ाए। ओके ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। हेलो। हाँ, डोंगरे जी जी सर। बोलो। सर, मध्य प्रदेश में जून महीने में 25 जून को ग्राम पंचायतों के चुनाव है, हाँ, उनका वोटिंग है। हाँ, तो उस समय अपना भारत बंद का किस तरह से अपन प्रयास किया जा सकता है? हाँ, तो लोगों को ये मेरा अपील है कि SC ST OBC के जो लोग हैं वो दोपहर में 2 बजे वोट करने के लिए जाए और 2 बजे तक भारत बंद करे। ओके। वोट चलता रहेगा 6 बजे तक। ओके सर। आया समझ में डोंगरे जी? सर आ गया सर। जी सर, हाँ, हाँ, हाँ। 2 बजे तक मतलब भारत हम बंद। लोग उनको चुनाव से अलग हट जाओ नहीं कह रहे, बल्कि जी। चुनाव में आप डटे रहो, हम आपकी चुनाव में भी मदद करेंगे, आप भारत बंद में दोपहर तक शामिल हो, जी जी, आपकी चुनाव में भी मदद करेंगे। बोलो। ठीक है। हाँ, आगे।
और किसी का सवाल? हाथ ऊपर किए वो सवाल पूछ हाँ सकते हैं। सर, मैं एचएम रेकवाल बोल रहा हूँ। इकबाल जी, ये चुनाव के समय आचार संहिता का कुछ रहता है और कुछ और भी इनको रहता है, तो वो तो कहीं आड़े नहीं आएगा ऐसी स्थिति में? देखो हम लोग भारत बंद कर रहे हैं और जेल में जाने के लिए डर रहे क्या? हमारे हेलो, जो लोग, जी जी, मैं क्या कह रहा हूँ, लोगों के अंदर का डर खत्म करना ही तो आंदोलन का एक मुद्दा है। जेल में जाने के लिए अपने लक्ष्य के लिए लोगों को तैयार करो, सारा डर खत्म हो जाएगा। ठीक है, ठीक। चोरी कर नहीं रहे, डकैती नहीं डाल रहे, आर्टिकल 19 के तहत अपने अधिकारों के और देश की एकता और अखंडता करने के लिए, रोकने के लिए, षड्यंत्र विफल करने के लिए कर रहे। कौन से संविधान और कौन से कानून के तहत अपराध कर रहे हैं हम लोग? जी मुझे तो नहीं लगता रेखवाल साहब कि हम कोई अपराध कर रहे। जी, वही क्लियर करना था। हाँ, और चुनाव में बहिष्कार करो ये भी नहीं करे, जबकि मैं चुनाव बहिष्कार करने का भी ऐलान कर सकता हूं, मगर नहीं कर रहा हूं। जब समय आएगा एक समय में मैं चुनाव बहिष्कार का भी कार्यक्रम चला सकता हूं, अभी बता के रख रहा हूं। सर हेलो, डॉक्टर मायाशंकर सर। सर अभी ये जो सेना वाला मामला है, देश में सारे युवा सड़कों पे हैं। हाँ, तो सारे पत्रक में इनका भी उल्लेख अगर किया जाए, इससे ये जो है देश। कहना चाहता हूं, एकता और अखंडता को तोड़ने की हाँ साजिश करने वाला मुद्दा हाँ, डाइवर्ट मत होने दो, अच्छा डाइवर्ट मत होने दो। अच्छा, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही? मेरी बात समझ में आ रही है मायाशंकर? हाँ सर, आ रही है सर। हाँ, रणनीति का मामला है। हाँ जी जी, समझ में आ गया सर, क्योंकि हम हाँ, सोच रहे हैं उनका समर्थन लोगों को मिलता है, ये भी बात कर रहे हैं। अरे अपने मुद्दे पर ही हम लोगों को समर्थन हासिल करना है, दूसरे लोगों का समर्थन नहीं चाहिए। नहीं नहीं, ठीक सर, तो ठीक, दूसरे ओके। लोग दूसरे मुद्दे पर आंदोलन करेंगे, वो हमारे समर्थन में खड़े हो जाएंगे किस आधार पर? हाँ हाँ जी सर, सही है। संगठित शक्ति का उपयोग अपना समर्थन खड़ा करने के लिए करो। जी ठीक सर, ओके। और किसी साथी का सवाल कोई? कोई चीज समझ में नहीं आई वो बोलो। जो बात मैंने कही वो बात समझ में नहीं आई है वो बोलो। ये मामला मुसलमानों को, देखो ये मुसलमानों को कॉर्नर करने का मामला केवल मुसलमानों के हद तक लिमिटेड नहीं है, ये देश के विभाजन का मामला है। ऐसे हुआ था उस समय 14 अगस्त 47 को मुसलमानों को कॉर्नर करने का मामला। गांधी और नेहरू ने सारा आजादी का आंदोलन में धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल किया था, इसलिए मुसलमानों के मन में आशंका पैदा हुई। हेलो साहब, मैं शुभंकर बोल रहा हूँ कलकत्ता से। बोलो। 47 में जो बंगाल भारत विभाजन के नाम पर बंगाल विभाजन हुआ, तो उसमें ये हिंदू मुसलमान का ही मामला था। यही तो मैं कह रहा हूँ शुभंकर। जी सर। दूसरे लोगों को कम मालूम है, आपके एरिया में बांग्लादेश बना इसलिए आप लोगों को तो सबूत है। सबूत है एकदम। आपने भोगा हुआ है, जैसे भोगा आपने हुआ भोगा है। वैसे पंजाब के लोगों ने भी भोगा। ठीक सर। तो आप तो प्रत्यक्ष गवाह है। प्रत्यक्ष का तो वो सर, जो हिंदू मुसलमान के नाम पर जो बंगाल का विभाजन हुआ और मुसलमान और शेड्यूल कास्ट के बीच में जो पोलराइजेशन हुआ था, और बंगाल का जो प्राइम मिनिस्टर उस समय मुसलमान हुआ करते थे, फजलुल हक। हाँ फजलुल, और ध्रुवीकरण से वो प्रधानमंत्री बना था। और ये खतरा सारे देश भर में, ये खतरा सारे देश भर में मनने का खतरा पैदा हो गया था। आपने एक फोटो देखा जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर, मोहम्मद अली जिन्ना, पेरियार एक जगह आके बैठे थे भारत विभाजन के पहले। तो वो उसमें इन लोगों ने क्या डिसाइड किया, गांधी जी को लगा साला क्या कर रहे हैं इन लोग तीनों इकट्ठा आकर,
हमारा तो बंदोबस्त तो नहीं करेंगे। तो उसमें एक ट्रेजेडी जो था सर, जो ऑल इंडिया के लीडर जोगेंद्रनाथ मंडल जी थे, तो भारत विभाजन के बाद जब वो 51 में भारत में वापस आ गया तो उनका हालत एकदम इतना उन लोगों ने बुरा कर दिया था नेशनल लीडर का। तो ये भी एक बड़ा साजिश हो सकता है कि हमारे नेशनल लीडरशिप के ऊपर एक कोई साजिश के तौर पर कुछ तो जो पार्टीशन। जोगेंद्रनाथ के साथ हुआ, बाबा जी साहब सर। आम्बेडकर तो ये सारी बातें दूरदृष्टि से देख रहे थे। हम्म। बाबा साहब आम्बेडकर ने जोगेंद्रनाथ मंडल को समझाया भी था। जी सर। जोगेंद्रनाथ ने इस बात को माना भी नहीं। हम्म। ये तो सारी बातें आपको मालूम है। हाँ मालूम है सर। तो ये सर पूरा जो बाबा साहब संपूर्ण। आम्बेडकर ये बात जान रहे थे। जी सर। तो जो भारत विभाजन के नाम पर जो बंगाल का विभाजन और पंजाब का विभाजन हुआ, वो हिंदू मुसलमान के नाम पर ही हुआ। ये बहुत बड़ी मैसेज जो है सर हैंडबिल में। SC ST OBC का सबसे ज्यादा सत्यानाश हुआ। सबसे ज्यादा सत्यानाश हुआ। और ये ब्राह्मणों की शैतानियत और ब्राह्मणों की साजिश थी। इसलिए इनको देश विभाजन से कोई लेना देना नहीं है। इनको केवल अपना वर्चस्व बचाना है। बच्चों से बचाना है एकदम। हाँ। तो इसका सर हैंडबिल में थोड़ा इसका हाईलाइट होना चाहिए कुछ बातों पर, जो 47 में जो विभाजन हुआ बंगाल का। कोशिश करते। ठीक सर, ठीक। थैंक यू सर। और सब डॉक्टर कुमार बोल रहा हूँ। हाँ सब ये बहुत बड़ा सीरियस इशू है। अभी जो आप समझा है बहुत बड़ा सीरियस इशू है। उसके पहले भी उतना नहीं लग रहा था, लेकिन आज अभी इस वक्त आपने बहुत गहराई में इस चीज को समझा है। बहुत तो सीरियस मामला है डॉक्टर, बहुत सीरियस हाँ मामला है। और देश के विभाजन का मामला है। हमारी वजह से ब्राह्मण सबसे ज्यादा असुरक्षित हो गया है। इस वजह से वो देश को विभाजन की दिशा में लेके जा रहा है। हाँ साहब। एक ओबीसी को देश का प्रधानमंत्री बनाकर भी ओबीसी का मामला जनगणना करने के लिए तैयार नहीं है। ब्राह्मण देखो कितना कंट्रोल कर रहा है। हाँ साहब। तो इस मामले में जैसे अपना जो NRI विंग है इसका कुछ, क्योंकि 57 कंट्रीज इसका अपोज कर रहे हैं, तो जो भी इसके पहले अपन जो भी आउट ऑफ कंट्री फॉरेन कंट्रीज में जो भी अपना नेटवर्क है, भले ही 1 या 2 लोग है, उनसे अगर एक वीडियो भी आते हैं कि हम समर्थन, तो इस तरीके से देश के लोगों को ये नहीं कह रहा हूँ कि कुछ करो। मैं आपको सतर्क रहने के लिए कह रहा हूँ, नहीं तो आपके ऊपर देशद्रोह का आरोप आ जाएगा। आप जरा बातों को समझने की कोशिश करो। पहले आप जिन लोगों ने देश विभाजन के हालात तैयार किए हैं उस पर ही कंसंट्रेट करो। इधर उधर मत देखो। जो जितना बार बता रहा हूँ बहुत सारी बातें सोचकर बता रहा हूँ, और कुछ मुद्दों पर मैं चुप हूँ, बोल नहीं रहा हूँ। ओके। आप समझने की कोशिश करो। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ, समाप्त किया जाए। ठीक है समाप्त सर। किया जाए। ठीक सर। मैं आज वाम से भारत मुक्ति मोर्चा एवं बहुजन क्रांति मोर्चा, राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के ऑफशूट विंग के सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी, सभी प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष और मंडल जिला स्तर के सभी जो कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में जुड़े, और आज का इतना सफल कार्यक्रम वर्चुअल मीटिंग जो हुआ, लगभग 1000 लोग जुड़े और बहुत कम से कम 200 से ऊपर कार्यकर्ता हमारे वेटिंग लिस्ट में रहे। सभी लोगों का मैं आभार व्यक्त करता हूं, और इस कार्यक्रम को समापन करने के लिए, धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा आभार प्रदर्शन करने के लिए माननीय सुखरंजन सरकार सर, पश्चिम बंगाल से, प्रदेश अध्यक्ष वाम से पश्चिम बंगाल। आप इस कार्यक्रम का आभार ज्ञापन, धन्यवाद ज्ञापन करते हुए कार्यक्रम समापन की घोषणा करें। माननीय सुखरंजन सरकार। जय मूल्यवासी सर। मेरी आवाज जा रहा है क्या? आ रही सर, आ रही। इस राष्ट्रीय स्तर की ऑनलाइन रिव्यू मीटिंग में उपस्थित वामसेप का नेशनल प्रेसिडेंट ऑनरेबल वामन मेश्राम सर,
অন্যান্য রাষ্ট্রীয় स्तर की पदाधिकारी कर्मकर्ता और राज्य स्तर की, जिला स्तर की, ब्लॉक लेवल की, जीपी लेवल की उपस्थित सभी कर्मकर्ताओं को मेरा जय मूल्यवासी अभिनंदन। आज का मीटिंग का जो मुद्दा था वो देश का एकता एवं अखंडता को ध्यान में रखते हुए 25 जून का जो भारत बंद है, जो भारत बंद का ऐलान किया गया, उसका 100% सफल करना है हम लोगों को। उसके लिए हम सब कर्मकर्ता पदाधिकारी को जिम्मेदारी लेना है एवं इस बंद को सफल करना है। इसी आशा और विश्वास के साथ इस मीटिंग का समाप्ति यही पे घोषणा की जाती है। धन्यवाद। जय मूल निवासी। जय मूल निवासी सर। गौली सर समाप्त। हाँ जी सर, हाँ जी। हाँ, सभी लोगों का आभार, धन्यवाद इस मीटिंग में जुड़ने के लिए। धन्यवाद।